चलिएगा, हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। प्रोविजंस, contingent liability, and contingent assets। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तीन चीजों के साथ डील करता है: प्रोविजंस की अकाउंटिंग, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की अकाउंटिंग और कंटिंजेंट असेट्स की अकाउंटिंग। लिखेंगे, इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड deals with accounting of सर आप बचे provisions। हुए एएस कराओगे पहले? हाँ, ओके, चैप्टर्स में तो ज्यादा बचा ही नहीं है ना। यस सर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट असेट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तीन अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करता है। प्रोविजंस क्या होते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, और कंटिंजेंट असेट्स क्या होती हैं, इन तीन के साथ ये डील करेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविजंस पर। A provision is a liability provision is a liability which can be measured, which can be measured only by using substantial degree of estimation, substantial degree of estimation। लीजिएगा, प्रोविजन की जो डेफिनेशन बताई गई है उसको बहुत ध्यान से सुनना। प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, जिसका मेजरमेंट किया जाएगा
by using substantial degree of estimation. प्रोविजंस जो क्रिएट किए जाते हैं वो एस्टिमेशन के आधार पर ही किए जाते हैं। आपने बचपन में कुछ प्रोविजंस बनाए भी हैं जो कि एस्टिमेशन पर बेस्ड होते हैं। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि प्रोविजन का मतलब होता है एक ऐसी लाइबिलिटी जिसको कि आप क्या करते हो, एक सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन का यूज करके क्या करोगे, मेजर कर सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। तो यानी अब प्रोविजन को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्या होती है। क्योंकि अगर वो लाइबिलिटी है और उस लाइबिलिटी को आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं तो ही वो प्रोविजन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं, प्रोविजन की डेफिनेशन ही स्टार्ट किस पॉइंट से है कि ये एक लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, लिखिए लाइबिलिटी मीन्स liability means present obligation due to past event। बहुत ध्यान से सुनना, present obligation due to past event which involve outflow of resources, outflow of resources। अच्छा, एंड लगा देता हूं इनके साथ। एंड का मतलब है ये भी पूरा होना चाहिए, ये भी पूरा होना चाहिए। एंड विच कैन बी मेजर्ड, एंड विच कैन बी मेजर्ड। फिर 3 बातें अब आ गई हमारे पास। ये बोल रहे हैं लाइबिलिटी का मतलब क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए ड्यू टू द पास्ट इवेंट विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड विच कैन बी मेजर्ड। चलिए थोड़ा सा इनको भी समझते हैं अपन, ध्यान से सुनना, फिर एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे। तो पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 डाल के, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन present obligation means whose chances of occurrence, whose chances of occurrence are more than not। ये तो एक डेफिनेशन हुई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इफ chances of occurrence is more than 50%, more than 50%। लीजिए ध्यान से सुनना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है जिसके होने का चांस
उसके न होने से ज्यादा है। आप समझिएगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होगा कि जिसके होने का चांस उसके न होने से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस घटना के होने का चांस मोर देन 50% है, तभी वो न होने से ज्यादा होगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी घटना के न होने का चांस 48% है, तो इसका मतलब उसके होने का चांस कितना हो गया? उसके होने का चांस हो गया आपका 52%। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि हुज चांसेस ऑफ अकरेंस आर मोर देन नॉट। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर उसके होने का चांस, किसके होने का चांस? उस ऑब्लिगेशन के होने का चांस मोर देन 50% होना चाहिए, और वो ऑब्लिगेशन अराइज होना चाहिए ड्यू टू द पास्ट इवेंट से। आइए जरा इस बात को अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो, तो ये तीनों बातें आपको समझ आएंगी। आइएगा, ये है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020। 1 जनवरी, ध्यान से सुनना बिल्कुल, 2020 कंपनी ने अपने यहां पर एक वीआरएस स्कीम लॉन्च की है। 1 जनवरी 2020 पर कंपनी ने अपने यहां पर एक वीआरएस स्कीम लॉन्च की है, और अपने एम्प्लॉइज को क्या बोला कि जो इस स्कीम को लेगा, ध्यान से सुनना, जो इस स्कीम को लेगा हम उसे 12 लाख रुपीस पे करेंगे। मुझे बताइए, क्या ईयर एंड से पहले यह घटना घटित हो गई है? लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन है? 10 एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर वीआरएस। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात सुनना, चेक करता हूं एक बात को। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू द पास्ट इवेंट, क्या आप 31 मार्च को यह बोल सकते हो कि कंपनी के ऊपर इन 10 एम्प्लॉय के वीआरएस पेमेंट का ऑब्लिगेशन अराइज हो गया है? भाई, जब 10 लोगों ने अगर वीआरएस को ऑप्ट कर लिया, तो क्या इन एम्प्लॉय को कंपनी को वीआरएस का पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस सर। देना पड़ेगा। और ये जो ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है, इसका इवेंट, इस घटना, इसे पहले होना चाहिए था। तो ये घटना कब घटित हो गई थी? ये स्कीम कब लगा दी गई थी? 1 जनवरी 2020 को। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी पहली कंडीशन का मीनिंग यहां पर क्या क्या है? 31 मार्च को, यानी ईयर एंड पर जब मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो एक ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लेकिन वो ऑब्लिगेशन आना चाहिए पास्ट की किसी घटना की वजह से। तो इस घटना का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी को हो गया था, और 1 जनवरी की इस घटना ने आज 31 मार्च पर मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया। तो लीजिए, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गई है। आइए, विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। बताइए, अगर मैं इन 10 एम्प्लॉय को पेमेंट करूंगा तो क्या मेरे पास से रिसोर्सेस का आउटफ्लो होने वाला है? अब यस सर। होने वाला है। और तीसरा, विच कैन बी मेजर्ड, क्या इनको किए जाने वाले पेमेंट को मैं मेजर कर सकता हूं? यस सर। भाई, यस सर। 12 लाख मैंने बोला था हर एक को दूंगा,
और 10 एम्प्लॉई ने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो इसका मतलब मुझे आज पता लग गया कि मुझे इनको 120 लाख रुपए देने हैं। इसका मतलब इट विल बी कॉल्ड लाइबिलिटी, इट विल बी कॉल्ड लाइबिलिटी। मैं केवल लाइबिलिटी समझा रहा हूं, अभी प्रोविजन पर नहीं आ रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको पहले ये पता होना चाहिए प्रोविजन बनाने के लिए उसका लाइबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और लाइबिलिटी बनती है जब ये 3 कंडीशन एक साथ पूरी हो जाती हैं। कंडीशन नंबर 1, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आना चाहिए किसी पास्ट इवेंट की वजह से। उस ऑब्लिगेशन की वजह से आपके पास आउटफ्लो इन्वॉल्व होना चाहिए और उसे क्या किया जा सकता हो, मेजर किया जा सकता हो। ठीक है। और इसमें एक टर्म जो आपको समझनी थी वो थी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि जिसके होने का चांस उसके न होने से ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। चलूं आगे, क्लियर है अब यहां तक की डेफिनेशन? यस सर। आइए, एक बार इससे पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू। आइए लिखेंगे। नोट मत डालो, पॉइंट ही डाल लेते हैं अपन। लीजिए पॉइंट नंबर 5, if conditions of liability, if condition of liabilities are not met, no provision should be recognized. Provision should be recognized. ये लीजिएगा, अगर लाइबिलिटी की ये कंडीशन मीट आउट नहीं होंगी तो आप उसके रेस्पेक्ट में प्रोविजन नहीं बना सकते। How to compute amount of provision? अब अगर कंडीशन पूरी हो गई है तो प्रोविजन कितने अमाउंट से बनाया जाएगा, हम उस पर बात कर रहे हैं कि जो प्रोविजन आप बनाओगे वो प्रोविजन कैसे निकालोगे। प्रोविजन इज इक्वल टू amount of expected loss into probability of such loss into probability of such loss। ये लीजिएगा, प्रोविजन का अमाउंट निकाला कैसे जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जिसको कि हमें रिफ्लेक्ट करना होगा।
के चारों तरफ एक बॉक्स बना दो। एग्जाम्पल, A Limited having 10 pending court case. Provide following estimations. ए लिमिटेड पर 10 कोर्ट केस पेंडिंग चल रहे हैं और उनके रेस्पेक्ट में आपको यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन कोर्ट केस के जीतने की संभावना 0.4 है। तो अगर आप जीतोगे तो आपका जो लॉस होगा वो नील हो जाएगा। उसके बाद आप केस हारोगे और आपको लो डैमेज होगा। ठीक है, इस बात की संभावना 0.30 है और आपका लॉस होगा 70,000 रुपए का। लो लेकिन हाई डैमेज हो सकता है। हाई डैमेज हो सकता है, संभावना 0.3। इसको चेंज कर दें क्या, इसको 4 कर दो और इसको 0.2 कर दो आप, और लॉस की संभावना है 1,30,000 की। इसको वापस से लिख देते हैं 0.4 और 0.2। Calculate amount of provision to be created. Calculate amount of provision to be created. To be created. देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके जीतने की संभावना 0.4 है और हारने की संभावना 0.6 है। तो क्या होने की संभावना न होने की संभावना से ज्यादा है? आपने देखो मैंने क्या लिखा था, बस वही चीजें देखना। चांसेस ऑफ अकरेंस यानी ऑब्लिगेशन आने का जो चांस होना चाहिए वो मोर देन 50 होना चाहिए। बताइए, अगर आप जीतोगे तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा या हारोगे तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा? हारेंगे। जब हारोगे तो ऑब्लिगेशन आएगा,
तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 0.4 है और हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4, हारने की प्रोबेबिलिटी 0.6। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपके पास ऑब्लिगेशन के आने का जो चांस है वो मोर देन 50% हो गया। तो इसका मतलब पक्का पक्का यहां पर मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब मुझे अगर ये पता लग गया कि हाँ हारने की संभावना ज्यादा है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा। सॉल्यूशन, प्रोविजन। बताइए, अगर मैं इस सिचुएशन में हारता हूं और लो डैमेज होता है तो मेरे ऊपर 70,000 का ऑब्लिगेशन अराइज होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना 0.4 है। तो प्रोविजन बना 70,000 इंटू 0.40 प्लस, अगर हाई डैमेज होता है तो 1,30,000, लेकिन ऐसा होने की संभावना केवल 0.2। सर फिर हमने जो वो 50% से ज्यादा वाला पॉइंट पढ़ा था वो कहाँ एप्लीकेबल हो होगा? गया ना 50, 40 और 20 कितना होता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे विन वाली सिचुएशन में तो 0.40 ही है। हाँ तो हो सकता है ना। अब विन वाली तो विन थोड़ी आएगा, ऑब्लिगेशन विन पे आएगा कि हारने पर आएगा? ओके ओके, सिर्फ हम लॉस के लिए देखेंगे कि 40 और यस, 20 हम 50 से प्रोविजन तो ज्यादा। इसलिए बनाते हैं ना, अपने ऊपर ऑब्लिगेशन होना चाहिए जिससे कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है सर। तो हमारी जो हारने की संभावना है वो जीतने की संभावना से क्या है, ज्यादा ज्यादा है, है। मोर देन 50 हो गया ना। यस सर। तो इसलिए हम इस पर क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ओके। 28 प्लस 26, 54,000 का आप क्या बना दोगे, प्रोविजन क्रिएट कर दोगे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जितना लॉस होने की एक्सपेक्टेशन है और मल्टीप्लाई बाय उस लॉस के होने की प्रोबेबिलिटी। बस ध्यान ये रखना है कि होने की संभावना मोर देन 50 होनी चाहिए। अगर वो मोर देन 50 नहीं है तो आप प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। आपको प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बस ये बात ध्यान होनी चाहिए कि उसके होने की संभावना न होने की संभावना से क्या होगी, आपकी ज्यादा होनी चाहिए। आइए, पॉइंट नंबर 7, amount of provision should not be discounted to its present value. देखिएगा, एस 29 क्या बोलता था कि आपको प्रोविजन की कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी है, यानी स्पेशली एक्सक्लूड किया गया डिस्काउंटिंग के लिए। लेकिन वहीं पर जो सबसे बड़ा चेंज आया, इंड एस 37, डिस्काउंटिंग इज अलाउड। इफ नेसेसरी या इफ एप्लीकेबल। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। एस 29 से इंड एस में जो चेंज आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, प्रोविजन की कैलकुलेशन इंड एस में भी सिमिलर है, एस में भी सिमिलर है, लेकिन एस ने बोला कि आपका प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पर रिफ्लेक्ट नहीं करोगे आप। इसने प्रेजेंट वैल्यू एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया, बोले कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी प्रोविजन की। लेकिन इंड एस ने यहां एक चेंज किया और उसने बोला
कि अगर आपके प्रोविजन मोर देन 1 ईयर चले जाते हैं, अगर आपके लॉसेस की संभावना मोर देन 1 ईयर चली गई, तो आपको उसे आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये पहला चेंज आया इंड AS 37 की वजह से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। बहुत ध्यान से सुनना, AS 29 बोलता था कोई डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं करोगे, किसी भी प्रोविजन के अमाउंट को उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं लाओगे और उसे प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं दिखाओगे, जितना प्रोविजन है आप वो दिखा दो। लेकिन इंड AS 37 ने कहा कि अगर आपका प्रोविजन आगे चला जाता है, यानी 1 ईयर के बियॉन्ड चला गया, और आप 1 ईयर के बियॉन्ड अगर कोई अमाउंट निकाल रहे हो, तो फिर आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, उसको उस रिकॉर्ड करते समय प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये केस जनरली अराइज होता है वारंटीज के केसेस में। आपको पता है जो वारंटीज होती हैं वो मोर देन 1 ईयर तक भी होती हैं, कई प्रोडक्ट्स पर 4 साल 5 साल की वारंटी होती है कि नहीं होती? यस सर, होती है। अब सुनना, अब आप एक वारंटी का क्लेम कैलकुलेट कर रहे हो। मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया कि एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमारे ऊपर इतना वारंटी का क्लेम आ सकता है, एट द एंड ऑफ ईयर 3 हमारे ऊपर इतना वारंटी का क्लेम आ सकता है। आप समझ रहे हैं? अब मोर देन 1 ईयर का डेटा आ गया। AS 29 तो क्या बोलता है, कोई मतलब नहीं है ईयर 2 पर जो वारंटी का क्लेम आएगा और आप उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी मानते हो, और ईयर 3 पर जो वारंटी का क्लेम आएगा और उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी मानते हो, उसका अमाउंट निकालो। और AS 29 बोलता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्रिएट कर दो। लेकिन इंड AS क्या बोलता है, ईयर 2 एंड ईयर 3 में आपके ऊपर जो भी वारंटी का क्लेम आने वाला है, अगर आप उसे आज अपनी बुक्स में दिखाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर 2 और ईयर 3 का जो प्रोविजन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा और फिर ही आप उसकी अकाउंटिंग कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज था AS 29 से इंड AS 37 का, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट का। AS 29 ने प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया, जबकि इंड AS 37 ने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंटिंग अलाउड हो जाएगी अगर वो एप्लीकेबल है। और आप इस बात को जानते हैं डिस्काउंटिंग कब एप्लीकेबल होती है, जब आपका कोई भी डेटा मोर देन 1 ईयर चला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब पता है क्या होता है, इसी पर आपका कंफ्यूजन आ जाता है। कंफ्यूजन कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंट पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था प्रोविजन का ही, वो एज इट इज मेरी शीट में से ही था। अब आपको कैसे पता लगेगा कि प्रोविजन को AS 29 से निकालना है या इंड AS 37 से? या तो लिखा हुआ आए, या तो आपके पास लिखा हुआ आए। अब लिखा हुआ ना आए ना, तो आपको एक ही बात सोचनी है कि अगर डिस्काउंट रेट दे दी तो इसका मतलब क्वेश्चन चाहता है कि इंड AS 37 लगाओ। आप देखिए कई बार हिडन इंफॉर्मेशन से आपको समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन दे दिया, ये भी पूछ लिया, या तो ये पूछ ही ले कि एस से बताओ या इंड AS से बताओ, तब तो बात ही खत्म हो गई। क्वेश्चन ने केवल पूछा कि प्रोविजन का अमाउंट बताओ, तो चेक कर लेना, अगर डिस्काउंट रेट गिवन है तो इंड AS 37 लगाना है। जहां पर डिस्काउंटिंग नहीं होनी है, यानी विद इन अ ईयर का क्वेश्चन है, तो वहां तो AS 29 और इंड AS 37 में कोई टेंशन ही नहीं है। आप कोई सी बात मान लो, सबसे आंसर सेम आएगा। सिर्फ एक ही अंतर आ गया डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, लिखिए पॉइंट नंबर 8। सर आपने क्या बताया कि विद इन अ ईयर है तो विद इन ईयर तो डिस्काउंटिंग नहीं लगती ना, डिस्काउंटिंग तभी लगती है जब मोर देन 1 ईयर होता है। हाँ सर, मतलब तो उसमें 29 लगेगा AS। हाँ, डिस्काउंटिंग होते ही इंड AS लगता है। खुशबू, ये इंड क्या लिखा हुआ है मैंने, नहीं इंड। सर,
विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर तो दोनों की अकाउंटिंग सेम है ना, अच्छा अच्छा ठीक है दोनों सर। चाहे एस 29 लगे चाहे इंडेस हाँ 87 लगे, दोनों की अकाउंटिंग सेम है, क्योंकि विद इन अ 1 ईयर में तो डिस्काउंटिंग होती ही नहीं है। होते ही नहीं है। हाँ ठीक है सर। ठीक है? लिखें all provisions made under this accounting standard should be reviewed each year end. Each year end. And if there is any change, and if there is any change, then change should be transferred to P&L. ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपके प्रोविजन पर कोई भी चेंज होता है, जैसे प्रोविजन कम हो गया, तो भी उसको आपको P&L के थ्रू अकाउंट फॉर करना है, और अगर प्रोविजन की वैल्यू अगले साल बढ़ गई तो आपको क्या करना है, उसको P&L के थ्रू ही अकाउंट फॉर करना है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आपने जो प्रोविजन बना लिया है उस प्रोविजन को हर ईयर एंड पर रिव्यू करोगे, आप चेक करोगे कि कहीं प्रोविजन का अमाउंट कम तो नहीं हो गया, या कहीं प्रोविजन का अमाउंट इंक्रीज तो नहीं हो गया। और अगर कोई भी चेंज आता है, यानी प्रोविजन का अमाउंट बढ़ता है या प्रोविजन का अमाउंट कम होता है, तो आपको उस चेंज को क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट के थ्रू अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। प्रोविजन बढ़ाना है तो आपको पता है एंट्री हो जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉट डॉट डॉट। और अगर आपको प्रीवियस में बनाए गए प्रोविजन को कम करना है तो एंट्री हो जाएगी, प्रोविजन को डेबिट कर दोगे तो प्रोविजन फॉर डॉट डॉट अकाउंट डेबिट टू P&L। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि जो भी प्रोविजन आपने क्रिएट किया है, आपको उस प्रोविजन को क्या करना है, हर ईयर एंड पर रिव्यू करना पड़ेगा, और उसका जो भी चेंज होगा उस चेंज को आप कहां पर दिखा दोगे, P&L अकाउंट में रिफ्लेक्ट करोगे।